हेलो फ्रेंड्स। जीके प्रिंस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट का, और उसमें हम देखें तो 7 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज का ये वीडियो जो होगा इसमें हम 8वें प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, जिसमें सामान्य हिंदी और जीके जीएस के क्वेश्चन को जो है टोटल 75 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके पहले वाले अगर आप लोगों ने जो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से उसके सारे प्रैक्टिस सेट एक साथ मिल जाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर पेपर भी हो रहा है, करा रहा हूँ, तो वो भी देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़बरदस्त इसमें जो क्वेश्चन रखा गया, बहुत अच्छी मतलब क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा। जो साथी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 8वां सामान्य हिंदी के सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे जीके जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हिंदी का है कि मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा होता है इनमें से। ठीक है, मात्रा की दृष्टि से अगर हम दोहा के ठीक विपरीत अगर हम देखेंगे तो वो कौन सा होता है इनमें से बताना। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए, इन चारों ऑप्शन में किस प्रकार जो है कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो दोहा के ठीक विपरीत को हम जो है सोरठा कहते हैं। सोरठा जो होता है वो दोहा के ठीक विपरीत होता है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोरठा। सोरठा जो होता है अर्ध सम मात्रिक छंद होता है, और इस छंद के जो है विषम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं, और सम चरणों में जो है कितनी होती हैं तो 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो यही जो है ये किसका उल्टा होता है, ये दोहा का उल्टा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पीपर पात सरिस मंडोला ये दिया गया है, और इसमें पूछा गया है कि पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है। ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इसमें हम देखेंगे तो इसमें पूछा जाता था कि कौन सा अलंकार है, तो उसमें उपमा अलंकार क्वेश्चन में पहले ही बता दिया गया कि पीपर पात में उस उपमा अलंकार है। अब ये उपमा अलंकार का कौन सा अंग है ये भी जानना जरूरी है। देखिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उसमें होता है कौन सा, उपमेय। कौन सा होता है, उपमेय होता है। दूसरा उसके अंतर्गत आता है उपमान। दूसरा कौन सा आता है, उपमान आता है। इसके बाद तीसरा उसमें होता है वाचक। ठीक है, तीसरा वाचक होता है, और चौथा जो होता है वो साधारण धर्म होता है। कितना होता है, साधारण धर्म होता है। तो ये 4 जो होते हैं इसके प्रकार होते हैं उपमा के। उपमा अलंकार के 4 अंग हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और साधारण धर्म। अब अगर हम इसी पंक्ति की बात करें जो दिया गया है पीपर पास सरिस मंडोला, तो इसमें अगर देखा जाए तो उपमेय, उपमेय मतलब क्या होता है, जिसकी उपमा दी जाए, अर्थात इसमें मन जो शब्द है ये क्या है, इसकी उपमा दी जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा। ठीक है, उपमेय हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्या बताया था, उपमान। उपमान इस पंक्ति में उपमान क्या है, इस लाइन में अगर देखा जाए तो उपमान की अगर हम बात करेंगे तो जिससे उपमा दी जाए। उपमेय में जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान में जिससे उपमा दी जाए, अर्थात इसमें जो पीपर पात जो दिया गया है ये क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। ठीक है, पीपर पात क्या हो जाएगा, उपमान हो जाएगा। अगला अगर हम बात करेंगे तो एक दिया गया है उपमान हो गया। अब तीसरा क्या है, तीसरा है वाचक। वाचक की अगर हम बात करेंगे तो समानता वाचक पद होता है जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, अर्थात इसमें से अगर देखा जाए तो क्या कौन सा शब्द हो जाए, तो सरिस। सरिस क्या हो जाएगा, सरिस जो हो जाएगा वो वाचक हो जाएगा। ठीक है, सरिस शब्द इसमें वाचक की भूमिका निभा रहा है। इसके बाद चौथा जो अंग आता है वो आता है साधारण धर्म। साधारण धर्म की अगर हम बात करेंगे तो इस पंक्ति में साधारण धर्म का कौन सा है, तो साधारण धर्म मतलब समान धर्म, समान धर्म। तो जिस गुण आदि को लेकर उपमा दिया जाता है उसको हम साधारण धर्म में डालते हैं, जैसे कि डोला। डोला इसमें क्या है, डोला जो है साधारण धर्म है। तो इस प्रकार इसमें जो है ये लाइन में उपमा अलंकार के 4 अंग है, चारों अंग इस प्रकार इसके अनेक अनेक शब्द हैं। तो ये याद रखिएगा, इसमें आपका आंसर कौन हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी पात, उपमान शब्द है। पीपर पात क्या है, उपमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास किसकी कविता है, इसका बताना है। आंसर क्या हो जाएगा, तुलसीदास किसकी कविता, मतलब तुलसीदास नाम से कविता लिखी गई है और किसने लिखा है ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा। तो तुलसीदास की अगर हम बात करेंगे तो तुलसीदास ये कविता जो लिखी गई है इस नाम से, तो वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा जो लिखा गया है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में जो फेमस है वो है अनामिका, जो कि बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। अनामिका याद रखिएगा। परिमल भी इन्हीं की रचना है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, परिमल। इसके अलावा गीतिका, गीतिका। ठीक है, गीतिका भी याद रखिएगा, इन्हीं की है। ठीक है, गीतिका। इसके अलावा आड़िमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना सब इन्हीं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार कौन है। गुनाहों के देवता की अगर हम बात करेंगे, बहुत फेमस है, उपन्यास है, एक उपन्यास है। क्या है, उपन्यास है। और इस उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो उनका नाम है धर्मवीर भारती। नाम सुना होगा,
धर्मवीर भारती जी का, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, धर्मवीर भारती ने इन्होंने जो है लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा इनकी अन्य एक प्रसिद्ध उपन्यास है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संगीत द्वारा व्यक्ति का क्या प्रभावित होता है? तो संगीत द्वारा अगर हम देखेंगे तो व्यक्ति का जो होता है वो आचरण, इसमें अगर देखा जाए तो आचरण हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन, क्योंकि संगीत द्वारा व्यक्ति जो है रोमांचित होता है, जिससे उसके व्यवहार परिवर्तन से आचरण जो है प्रभावित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वन वन युग्म का नाम बताइए, माने कि ये वन वन जो दिया गया है ये किस प्रकार का युग्म है? विलोम युग्म है, या फिर पूर्णोक्त युग्म है, या फिर सार्थक निरर्थक है, या फिर पर्याय है, क्या है ये? तो ये अगर देखा जाए तो वन वन तो 2 बार आया है, तो इसका मतलब पुनरुक्त यानी कि बार बार रिपीट हो रहा है, तो पुनरुक्त युग्म का उदाहरण हो जाएगा। जब 2 शब्दों के एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो उन्हें शब्द युग्म कहा जाता है, जैसे कि हरे हरे, आते जाते, लाभ हान, तरह तरह इत्यादि। शब्द युग्म के 2 भेद होते हैं, एक होता है युग्म शब्द, एक होता है पुनरुक्त शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है? कृषांगनी जो लिखा हुआ है इसमें से कौन सा शुद्ध है ये बताना चारों ऑप्शन में। तो चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो कृषांगी जो लिखा हुआ कहाँ पे, कृषांगी जो लिखा हुआ है आपका सी पार्ट में, ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका करेक्ट, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है, लोकोक्ति है, लोकोक्ति का हमें जो है अर्थ बताना है कि उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, पेट भरे मन मोदक से कब, ये एक प्रकार का लोकोक्ति है और इसका हमें अर्थ बताना है कि इसका सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए इसका अगर हम अर्थ की बात करेंगे, पेट भरे मन मोदक से, मन मोदक मन मतलब मोदक से, अब अगर हम बात करें तो इसका अर्थ होता है केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलता, केवल सोचते रहने से किसी काम में सफलता नहीं मिलेगा, तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं? ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन की अगर हम बात करेंगे तो 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन सा है? सा सा सा, ये 3 हो गया, और एक हा आता है जो कि ऊष्म व्यंजन में आता है। सा 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 हा, ये 4 जो है ये क्या है, ये ऊष्म व्यंजन के उदाहरण है। शेष अगर देखा जाए तो स्पर्श व्यंजन है तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द बताना है, इनमें से कौन सा होगा? पुल्लिंग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो पुल्लिंग शब्द की बात करें तो तेजस्वी जो शब्द लिखा हुआ है ए पार्ट में, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी तपस्विनी, परोपकारिणी, हंसनी, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द के अंतर्गत आएगा। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आप ही चला गया, वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण? जो आप लिखा हुआ है और आप रेखांकित है, किस प्रकार का सर्वनाम है ये बताना। ये किस प्रकार का सर्वनाम है आप इसमें? तो रेखांकित शब्द आप जो है निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है, तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो धुंधला शब्द में विशेषण क्या है? धुंधला शब्द में कौन सा विशेषण होता है? धुंधला शब्द किस प्रकार, कौन सा विशेषण के प्रकार का है? तो धुंधला जो है एक तरीके से किसी की गुण बता रहा है, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जो कि आपके इसमें दिया गया है बी पार्ट में गुणवाचक विशेषण, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे तो 1 2, पहला, दूसरा, दूना, तिगुना, ये सब संख्यावाचक हो जाते हैं। सार्वनामिक विशेषण की बात करें तो ये है वो, ऐसा वैसा, ये सभी जो है सार्वनामिक विशेषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिया, इसमें बताना है, मेरे घर में मेरी दादी माँ भोजन बनाती, इसमें से किस प्रकार की क्रिया है बताना, मतलब कौन सा शब्द जो है क्रिया है? तो क्रिया क्या होता है? क्रिया जो होता है इसमें बनाती है, जो लास्ट में लिखा है ये क्या होती है, शब्द क्रिया है। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा बी पार्ट क्रिया, क्योंकि शब्द से काम का करना या होना पाया जाए उसको हम क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा परसर्ग है? उस जगह एक सभा होने जा रही, इसमें जो रेखांकित किया हुआ है उस जगह, ये किस प्रकार का परसर्ग का उदाहरण है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो उस जगह को हम किस प्रकार के परसर्ग में रखेंगे? परसर्ग मीन्स कारक। ठीक है, कारक, किस प्रकार का कारक? तो कारक की अगर हम बात करें तो अधिकरण कारक का उदाहरण है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखा जाए अधिकरण कारक की, तो क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जब अगला क्वेश्चन है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? प्रयुक्त काल बताना है इसमें से। तो मेरी जेब में 10 रुपए हैं, इस वाक्य में अगर देखा जाएगा तो ये पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय बताना है, कौन सा शब्द हो जाएगा? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है अभी। तो उसने कटोरा भर दूध पिया, इसमें कौन सा अव्यय है? तो अव्यय शब्द की अगर हम बात करेंगे तो भर शब्द क्या है, अव्यय हो जाता है, यहाँ पे आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्वर्ण शब्द इसमें से क्या है? स्वर्ण शब्द, स्वर्ण शब्द की अगर हम बात करेंगे तो स्वर्ण क्या है, एक प्रकार का तत्सम शब्द होता है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट, तत्सम शब्द होता है। इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है सोना, क्या होता है? सोना होता है। ठीक है,
अट्टालिका का तद्भव रूप क्या है? अट्टालिका जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है अटारी। क्या होता है? अटारी होता है। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विदेशी शब्द बताना, इनमें से कौन सा हो जाएगा? विदेशी शब्द कौन सा है इसमें से? तो आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट जो जादू दिया गया है ये कौन सा है? विदेशी शब्द है, क्योंकि ये फारसी भाषा का शब्द है और फारसी विदेशी है, तो फारसी भाषा का शब्द हो जाएगा, ये विदेशी शब्द हो जाएगा। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कपड़ा का पर्यायवाची बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची की बात करेंगे तो इसमें से अगर देखा जाए तो वसन शब्द क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची है। कपड़ा का पर्यायवाची अन्य अन्य पर्यायवाची कपड़ा में तो वस्त्र आता है, चीर आता है, अंबर है। ठीक है, इसके अलावा अंबर के अलावा पट भी जो है कपड़ा का पर्यायवाची होता है। दुकूल, याद रखिएगा दुकूल क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, परिधान जो है क्या है? ये भी कपड़ा का पर्यायवाची है। परिधान क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची है। ठीक है, पोशाक जो है, पोशाक, पोशाक क्या है? कपड़ा का पर्यायवाची है। और इसके अलावा एक आता है लिबास, लिबास भी कपड़ा का पर्यायवाची के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये सभी याद रखिएगा जो कि पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इप्सित शब्द का विलोम बताना। इप्सित, इप्सित का विलोम क्या होता है? तो इप्सित का विलोम इसमें से अनिप्सित हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, अनिप्सित। ठीक है, अनिप्सित हो जाएगा। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से गेह शब्द के समानार्थी शब्द कौन कौन से? गेह शब्द, गेह के समानार्थी में अगर देखा जाए तो सदन आता है, भवन आता है, निकेतन है। ये सभी गेह यानी कि घर, इसका घर भी समानार्थी में आएगा। तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अंधकार का समानार्थी होता है तम, तमस, तिमिर। सोना का समानार्थी होता है कंचन, हेम, स्वर्ण। तो इसमें से ये भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वो स्त्री जिसका पति देश परदेश से आने वाला हो। ठीक है, ये लिखा हुआ है कि वो स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, उसके लिए एक शब्द में हम क्या कहेंगे? तो जिसका पति परदेश से आने वाला है उसको हम कहते हैं आगम पस्तिका। ठीक है, आगम पस्तिका हो जाएगा। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सधवा शब्द के लिए वाक्य, सधवा के लिए एक वाक्य में बताना। तो जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। तो जिस स्त्री का पति क्या हो? जीवित हो। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको हम क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं। और जिस स्त्री के पुत्र पति ना हो उसे हम क्या कहेंगे? अभीष्ट कहेंगे। तथा वो स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर लेंगे उसे हम क्या कहेंगे? अध्युड़ा, अध्युड़ा कहेंगे, अध्युड़ा। ठीक है, अध्युड़ा, अध्युड़ा कहेंगे। तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा, अध्युड़ा को भी पूछा जाता है। और एक होता है कि वो स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो उसको आगत पतिका कहते हैं। प्रदेश से अगर लौटा हो तो उसको हम कहेंगे आगत पतिका, आगत पतिका। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गूलर का फूल होना ये मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो गूलर का फूल मतलब क्या होना? गूलर का फूल मतलब दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल किसी को दिखता नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसका अर्थ हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। ठीक है, कक्ष का क्या अर्थ होता है? कक्ष का अर्थ बताना इनमें से। तो कक्ष संस्कृत भाषा का संज्ञा पुल्लिंग शब्द है। कक्ष मीन्स कमरा, कक्ष मीन्स कांख, कक्ष मीन्स कखौरी इत्यादि कक्ष के समानार्थी है। तो कमरा और कांख, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, अपमान में उपसर्ग कौन सा शब्द है? तो उपसर्ग कहाँ पर लगता है? तो उस मूल शब्द के पहले लगता है उपसर्ग और प्रत्यय लगता है मूल शब्द के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो उपसर्ग शब्द अपमान में क्या लगा हुआ है? तो अपमान में उपसर्ग शब्द की अगर हम बात करेंगे तो अपमान में अगर देखा जाएगा तो मान शब्द में अप उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ से अपमान बन रहा है। तो यहाँ पे आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अप उसमें उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गूढ़ा केस का संधि विच्छेद बताना। गूढ़ा केस का संधि विच्छेद, तो गूढ़ा केस का संधि विच्छेद की अगर हम बात करेंगे तो गूढ़ा केस का संधि विच्छेद होता है गुडाका प्लस ईस। गुडाका प्लस ईस हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गुडाका ईस को मिलाकर गूढ़ा केस होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा सी पार्ट। ये किस प्रकार के संधि का उदाहरण है? तो ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। गुण स्वर संधि का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो इनमें से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? इसमें से कौन सा शब्द जो है कर्मधारय समास का उदाहरण है ये बताना है। तो इसमें से देखा जाएगा तो कर्मधारय समास के शब्द के उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? कर्मधारय समास का उदाहरण क्या होता है? कर्मधारय समास की अगर हम बात करें उदाहरण की इसमें से, तो पहले तो पीताम्बर इसका आंसर हो जाएगा राइट। पीताम्बर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास का उदाहरण होता है। अब कर्मधारय समास में क्या होता है कि उसका पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है और दूसरा पद क्या होता है? विशेष अथवा संज्ञा होता है। पीताम्बर के अर्थ की अगर हम बात करेंगे तो पीत है जो अंबर, अर्थात पीताम्बर शब्द में बहुब्रीहि समास भी आता है। जिसका विग्रह करेंगे तो पीला है अंबर, यानी अंबर मीन्स वस्त्र, तो पीला है वस्त्र, जिसका तीसरा अर्थ निकलेगा श्री कृष्ण। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा
तो कर्मधारय के अंतर्गत भी ये आएगा। पीला अंबर, पीला है अंबर यानी पीला है कपड़ा, तो कपड़े की विशेषता भी बता रहा है क्या है, पीला है। तो ये अगर हम देखेंगे तो कर्मधारय समास का जो परिभाषा होता है वो क्या कहता है कि पहला पद विशेषण हो, दूसरा पद विशेष हो। तो यहाँ पे ये भी निकल रहा है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पीताम्बर जो होगा वो कर्मधारय समास का भी उदाहरण, और अगर बहुव्रीहि में आएगा तो बहुव्रीहि का भी उदाहरण होता है, दोनों में होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो मैंने विद्यालय जाना है, वाक्य में अशुद्ध अंश बताना, यहाँ पे कहाँ पे अशुद्धि दी गई है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो मैंने विद्यालय जाना है। अगर हम इसमें देखेंगे अशुद्धि की बात करेंगे तो अशुद्धियां इसमें से कहाँ पर प्रयोग किया गया है, तो मैंने जो प्रयोग है ये गलत तरीके से प्रयोग किया गया। इसके स्थान पर होना चाहिए था मुझे, मुझे विद्यालय जाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर आपका ए पार्ट, मैंने पर गलती की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 31 से 35 तक जो दिया गया है वो गद्यांश है, गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक क्या उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें से बताना है कि इसमें से अपनी बात को प्रामाणिकता सिद्ध करने के लिए गद्यांश के अनुसार। तो गद्यांश में अगर देखा जाएगा तो अपनी बात की प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए लेखक महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर के संवाद का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो इसका आंसर आपको निकल के क्या आएगा, ये बी पार्ट इसका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विदेश में कौन मनुष्य का साथी होता है। अब इस गद्यांश को जो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि विदेश में मनुष्य का साथी विद्या होती है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो जो गद्यांश को आप पढ़ेंगे तो आपको इसका शीर्षक जो निकल के आएगा वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो शीर्षक इसमें से देखा जाए तो गद्यांश में किसके बारे में ज्यादा बातें की गई हैं वही शीर्षक हो जाता है। तो प्रस्तुत गद्यांश में अगर देखा जाएगा तो शिक्षा के बारे में बात किया गया, शिक्षा के महत्व के बारे में। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा शिक्षा का महत्व हो जाएगा। शिक्षा का महत्व क्या हो जाएगा, गद्यांश हो जाएगा। तो इस तरीके से यह हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला क्वेश्चन जो है क्या होगा, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिए गए विकल्पों में से गति का विरोधार्थी शब्द, विरोधार्थी माने विलोम शब्द, ठीक है, विलोम शब्द जानिए, विलोम शब्द क्या होगा, विलोम शब्द क्या होगा ये बताना है, ठीक है। इसका किसका, गति का, गति का विलोम क्या होता है, गति का विलोम क्या हो जाएगा, गति का विलोम विराम होता है, गति का विलोम स्थिर होता है, गति का विलोम अवरोध होता है या फिर आगति होता है। अगर इसमें देखा जाए तो मंद शब्द भी दिया गया जो कि इसका विलोम हो जाएगा, मंद भी। तो मंद भी इसका क्या होता है, विलोम होता है, ठीक है, मंद भी क्या होता है, इसका विलोम होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो है मंद हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं, एक शब्द समानार्थी नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो समानार्थी नहीं है इनमें से, उस शब्द का चयन करना है जो इनमें से इसका समानार्थी नहीं है। तो विचित्र के समानार्थी शब्द में विलक्षण, अनूठा और भिन्न आते हैं, जबकि रहस्यमय इससे भिन्न है। तो रहस्यमय जो इसका क्या है, समानार्थी नहीं है। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो त्रुटि नहीं है चुने। गांधी जी सत्य या अहिंसा में विश्वास करते थे, कोई त्रुटि नहीं है, कहाँ पर गलती किया गया। तो इस भाग में अगर देखा जाए वाक्य में तो दूसरे भाग में त्रुटि किया गया है। गांधी जी सत्य या अहिंसा जहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे सत्य और अहिंसा, सत्य अहिंसा मतलब कि सत्य पर या फिर अहिंसा पर विश्वास करते थे, जबकि गांधी जी दोनों पर विश्वास करते थे। तो सत्य और अहिंसा होना चाहिए था, तो दूसरे पार्ट में गलती की गई है। तो आंसर डी पार्ट करेक्ट। सही बर्तनी वाला शब्द बताना, इनमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हो। तो विभीषिका, विभीषिका की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से कौन सा शुद्ध रूप से लिखा हुआ है, तो वो लिखा हुआ है ए पार्ट में। विभीषिका कहाँ पे लिखा हुआ है, ए पार्ट में सही रूप से लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन होगा सामान्य ज्ञान से, सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन होगा। और इसमें अगर देखेंगे तो पहला क्वेश्चन क्या, अगस्त 2023 में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो है करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ये बताइए जो है कहाँ पर आयोजित किया गया था। अगस्त 2023 में 15वां शिखर सम्मेलन ब्रिक्स का जो हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था ये बताना है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर किया गया था 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। तो ये हुआ था जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग कहाँ पर पड़ता है, तो जोहान्सबर्ग पड़ता है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, साउथ अफ्रीका में पड़ता है जोहान्सबर्ग। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, ये 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था यहाँ पे, ठीक है, अगस्त 2023 में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व पूछा गया कितना होता है।
तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपका आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शीर्ष 3 जिला कौन से घनत्व जनघनत्व वाले, तो पहले नंबर पर आता है गाजियाबाद। गाजियाबाद सबसे ज्यादा जनघनत्व है। इसके बाद आता है गाजियाबाद के वाराणसी, दूसरे नंबर पर वाराणसी आता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर कौन आता है, तीसरे नंबर पर लखनऊ आता है जो कि जनघनत्व में सबसे ज्यादा है। तो ये 3 जिलों की बात याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां जो है मिलती हैं इनमें से। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी जहाँ पे मिलती हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं ये बताना है। ठीक है, तो जो जो अगर हम बात करें भागीरथी और अलकनंदा नदी जो मिलती है उसको हम क्या कहेंगे, उस स्थान को क्या कहेंगे, तो उस स्थान को हम कहते हैं देवप्रयाग। क्या कहते हैं, देवप्रयाग कहते हैं। देवप्रयाग जो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में जो है स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदी जो है संगम स्थित है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक का आयोजन जो है भारत में कहाँ पर किया गया। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है। तो वर्ष 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 141वीं बैठक भारत में जो है कहाँ पर, भारत में किया गया, तो कंफर्म भारत में कहाँ पर किया गया था, तो ये किया गया था मुंबई में। मुंबई का एक जियो सेंटर है, मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर है, तो वहां पर किया गया था। ठीक है, तो आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन कौन सी है, मतलब इनमें से कौन सी है। तो उत्तर प्रदेश की इनमें से अगर देखा जाए तो गन्ना प्रमुख वाणिज्यिक फसल है, कमर्शियल फसल है। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, नकदी फसल गन्ना हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान परिसर किस जिले में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान परिसर की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो ये अगर देखा जाएगा तो जो आलू अनुसंधान केंद्र जो स्थित है संस्थान, ये शिमला हिमाचल प्रदेश में स्थित है। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय अनुसंधान है और वो उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में पड़ता है। तो क्षेत्रीय अनुसंधान है, बाकी मेन जो है वो कहाँ पर केंद्रीय आलू अनुसंधान वो शिमला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, शिमला में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण जो है किस राजवंश के दौरान किया गया था। तो महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा करवाया गया था। तो पल्लव राजवंश हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो जून 2023 में भारतीय सेना द्वारा कहाँ अभ्यास आग्नेय शास्त्र वन का जो है आयोजन किया गया। तो आग्नेय शास्त्र वन का जो आयोजन हुआ है ये हुआ है जो है पूर्वी लद्दाख में किया गया है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है और वो किस प्रकार का दर्पण होता है ये बताना है। तो जो मोटर गाड़ी में साइड की जो मिरर लगा रहता है वो प्रयुक्त जो दर्पण होता है, मिरर होता है, वो जो होता है वो उत्तल दर्पण का प्रकार होता है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, उत्तल दर्पण। हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग से सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है। तो ये सोख जो लिया जाता है वो किस भाग के द्वारा सर्वाधिक सोख लिया जाता है, तो छोटी आंत के द्वारा ये सोख लिया जाता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नवंबर 2023 में 11वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है। तो इसका आयोजन हुआ है मेघालय। ठीक है, मेघालय में हुआ है, मेघालय के शिलांग में। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, शिलांग। शिलांग कहाँ पड़ता है, मेघालय में पड़ता है। और ये पर्यटन सरकार भारत पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा करवाया गया था आयोजन। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है, भारतीय संविधान की अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान को कठोर और नम्र का मिश्रण माना जाता है। ठीक है, तो ना ही कठोर ना ही लचीला, यह मतलब कि यह अंशतः कठोर और अंशतः जो क्या है लचीला संविधान है अपने भारत का। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर उत्तर प्रदेश किस शहर में स्थित है। तो प्रसिद्ध बांके बिहारी उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पड़ता है, ये मथुरा जिले में। ठीक है, मथुरा जिले के वृंदावन शहर में। तो यहाँ पे डी सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वृंदावन शहर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम प्रतिवर्ष 21 फरवरी को मनाते हैं। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 21 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विटामिन B3 यानी जिसको हम नियासिन के नाम से जानते हैं, इसकी किसकी कमी से, विटामिन B3 की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। विटामिन B3 की कमी से
इनमें से अगर देखा जाएगा तो पेलाग्रा यानी चर्मग्राह जिसको कहते हैं ये रोग होता है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से जो है होता है वो रिकेट्स रोग होता है, ठीक है। विटामिन यानी कि इसको सूखा रोग भी कहते हैं। विटामिन बी वन की कमी से क्या होता है, बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल जिसको प्लेनेटोरियम कहा जाता है, ये कहाँ पर अवस्थित है। तो जवाहर तारामंडल जो है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जवाहर तारामंडल कहाँ पर स्थित है, प्रयागराज में, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक ग्रंथ जिसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य करते हैं वो कौन सी ग्रंथ होती है। तो अग्न्याशय जो है यकृत के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है शरीर की, और इसे मिश्रित ग्रंथ कहा जाता है अग्न्याशय को, क्योंकि इसमें अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों कार्य होते हैं। तो अग्न्याशय इसका राइट आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में स्थित है। हम्पी कहाँ पड़ता है, तो कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक है। हम्पी कहाँ पड़ता है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है। और ये विरूपाक्ष मंदिर किस देवता को समर्पित है, तो भगवान ये शिव को समर्पित है, तो ये भी याद रखिएगा, आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे जाता है। तो ये तुगलक वंश के समय हुआ था। तुगलक वंश की स्थापना जिसने किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा ही जो है गयासुद्दीन तुगलक ने ही जो है कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए जो है अनेक प्रयास किए थे। इन्होंने नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो दिसंबर 2023 में, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां ब्याज सम्मान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 33वां ब्याज सम्मान जो है 2023 किसे प्रदान करने की घोषणा किया गया है। तो ये दिया गया है जो है 33वां ब्याज सम्मान वह हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को प्रदान करने की घोषणा किया गया है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। इनकी इस संस्मरण है यादें यादें और यादें, इनके लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया। 32वां ब्याज सम्मान किसे दिया गया था, तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया था, ठीक है। इन्हें 32वां, इन्हें इनकी कृति थी पागल खाना, उसके लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया था, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। दिया गया है जालौन उरई, यानी इसका मुख्यालय दिया गया है जिले का। कौन से जिले का मुख्यालय जो इसमें गलत दिया गया है ये बताना। कुशीनगर का मुख्यालय क्या होता है, कौशाम्बी दिया गया है जो कि गलत है, इसका मुख्यालय पडरौना है, तो यहाँ पे आपका गलत जो है वो सी पार्ट। बाकी जालौन का उरई है, भदोही का ज्ञानपुर, अम्बेडकर नगर का अकबरपुर माटी है, सॉरी अकबरपुर है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जो कि गलत ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार इस विषय के लिए दिया गया था। भारत को जो प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो किस विषय में दिया गया था, किसको दिया गया था। तो ये दिया गया था 1913 में, सर्वप्रथम 1913 में भारत को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन जो होता है वो अधिकतम 6 वर्ष के लिए होता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कितनी सदस्य संख्या है टोटल अधिकतम, तो 250 संख्या है निर्धारित है, जो कि राज्यसभा राष्ट्रपति द्वारा नामित 6 किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनधिकृत प्रतिनिधियों से मिलकर बनी होती है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मनी बिल की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बातें कही गई। तो मनी बिल मतलब धन विधेयक जिसको कहा जाता है, धन विधेयक हिंदी में। तो धन विधेयक की अगर हम बात करेंगे तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में बातें कही गई इसके बारे में, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश की जिले में स्थित है। तो नोएडा जो पड़ता है ये गौतम बुद्ध नगर जिले में पड़ता है, यहाँ पे आंसर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोएडा का फुल फॉर्म क्या है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका जो है फुल फॉर्म बनता है नोएडा का, ठीक है। झूम किसे कहते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो झूम जो होता है एक प्रकार का ये खेती की पद्धति है, तो इसको हम कह जाएंगे आंसर सी ऑप्शन। और किस प्रकार तो स्थानांतरित कृषि पद्धति होती है जो जनजातियों के द्वारा यह अधिकतर किया जाता है खेती, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जंगल को काटते हैं, फिर उसको खेत बनाते हैं, इसके बाद जब वो बंजर हो जाता है तब फिर अगले जंगल को काटते हैं, उसको खेत बनाते हैं, फिर वो बंजर हो जाता है, फिर अगले जंगल को काटते हैं, उसको बनाते हैं। इस तरीके से ये प्रक्रिया इनकी चलती रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ पर लगता है। तो प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली का मजार जो है देवा शरीफ में लगता है, बाराबंकी में, तो आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, देवा शरीफ बाराबंकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ कहां से किया है? तो 22 अक्टूबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के क्रम में मिशन महिला सारथी का शुभारंभ जो है अयोध्या से किया है। तो यहाँ पे आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य के निर्माण एवं उनके क्षेत्रों, सीमाओं तथा नाम में परिवर्तन का अधिकार भारतीय संसद में निहित होते हैं। तो अनुच्छेद 2 के तहत जो भारतीय संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना के शक्ति जो होती है वो संसद को प्रदान होती है। तो किसको प्रदान होती है? तो संसद को प्रदान होती है। यहाँ पे आंसर आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो एड्स हो सकता है। ठीक है, होता है ये, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। सिफिलिस या हेपेटाइटिस बी भी होता है। सिफिलिस सिरोसिस जो होता है, जो कि ये लीवर सिरोसिस यानी लीवर में होता है, और ये जो है एक दूसरे से व्यक्ति में परिवर्तित नहीं होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता। तो यही आपका आंसर सी हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अगले क्वेश्चन में बताना है। तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? सही कौन सा लगा हुआ? तो बमडीला दिर्रा दिया गया हिमाचल प्रदेश, जो कि गलत है। बमडीला कहाँ पड़ता है? ये अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में बमडीला दर्रा है। नाथुल्ला दर्रा जो है ये अरुणाचल दिया गया है, ये नाथुल्ला पड़ता है सिक्किम में। सिक्किम में नाथुल्ला दर्रा पड़ता है। लिपुलेख दर्रा दिया गया है उत्तराखंड में, तो ये सही है। लिपुलेख कहाँ? उत्तराखंड में। और रोहतांग दिया गया सिक्किम, जो कि गलत है। रोहतांग पड़ेगा हिमाचल में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही ऑप्शन था वो सी पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच स्थित है? तो भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश जो है विस्तार हो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश रेखा के बीच तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, यानी दोनों उत्तर होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए पार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पूर्वी देशांतर अगर पूछेगा तो भी याद रखिएगा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का एक जनजाति से संबंधित नहीं? इनमें से गोंड, थारू, जौनासारी तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में संबंधित नहीं है। इनमें से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां जो होती हैं वो गोंड, थारू, जौनासारी सभी आती हैं। ठीक है, तो उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे संबंधित नहीं है। इस तरीके से गोंड, थारू, जौनासारी सभी आती हैं उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे उपयुक्त तो सभी जो लिखा हुआ है इसमें थोड़ा सा त्रुटि, यहाँ पे संबंधित होना चाहिए था। ठीक है, तब ये सही होता। तो देख लीजिए सभी उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियों में आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है इसमें से संस्थापक और धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया, उसको मिलान करना है। देखिए, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। वेद समाज की स्थापना तो ये किया गया था केशव चंद्र सेन व के श्रीधरलू नायडू के द्वारा। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। तो 1 का बी हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। 1 का बी, 2 का ए। ठीक है, 1 का बी, 2 का ए। 3 का जो होगा वो डी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर आपका बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने उपन्यास आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया था? तो किया गया है। तो जो आनंद मठ में जिस विद्रोह का उल्लेख किया गया है वो कौन से था? तो वो था जो है सन्यासी विद्रोह। तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच सही मेल है? इसमें से असहयोग आंदोलन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, स्वदेशी आंदोलन रविंद्रनाथ टैगोर, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी महात्मा गांधी। जिनमें से कौन सा एक सही रूप से मेल किया गया, बाकी सारे गलत है? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। तो यही सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और जबकि अगर देखा जाए तो स्वदेशी आंदोलन जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जो प्रमुख आलोचक रहे थे। स्वराज पार्टी के गठन में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास की प्रमुख भूमिका थी। असहयोग आंदोलन में अगर देखा जाए तो गांधी जी का यह नेतृत्व चलाया गया था। तो यहाँ पे बाकी तीनों गलत है, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा जो है
रेगनर नक्शे से संबंधित है, तो नक्शे हो जाएगा रेगनर नक्शे, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।